नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी। इस शो में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। और आज हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू। तो हेमंत जी, आज हम आपसे बातचीत की शुरुआत अपने एक व्यूअर के पोर्टफोलियो के जरिए करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जो सवाल भेजे हैं या फिर इस वक्त जिस तरह की हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, इसके बीच में जो इनके सवाल है काफ़ी वाजिब है और मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादातर जो निवेशक हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। तो इन्हीं के पोर्टफोलियो से हम शुरुआत करते हैं। अशोक जी ने हमें जो सवाल भेजे हैं तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हम स्थिति देख रहे हैं, खास तौर पर अगर हम ईरान युद्ध की बात करें, तो ऐसी स्थिति में किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, खास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि बाजार अचानक ऊपर जाता है, जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे गिरता भी है। तो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त निवेशक फोकस में रख सकते हैं? देखिए दीपाली, ये बात बिल्कुल सही है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन जैसी अभी हम इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ऐसे में अमूमन आप देखें कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट है, वॉलेटिलिटी है, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो खराब रहता है। बट ऑफ कोर्स जैसे हर सिचुएशन में होता है वैसे यहाँ पे भी है। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है समझना किसी भी निवेशक को कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी खतरनाक, काफी रिस्की हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। और उसका कारण ये है कि ये जो इमर्जिंग सिचुएशन जो है वो हर दिन हर घंटे में बदलती है। तो ये समझ पाना कि जो सेक्टर आज भी अच्छा कर रहा है, कल सिचुएशन खराब होती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, ये बात सही है कि कुछ सेक्टर ऐसी सिचुएशन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉर अगर लंबा चले, उसके इम्पैक्ट अगर और ज्यादा हो जाए, तो फिर ये जो सेक्टर्स हैं जिनको हम रिलेटिवली एक अच्छा सेक्टर या सेफ सेक्टर समझ के चलते हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और जो हमने आते हुए देखा भी है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी इनको कि ऐसी कोशिश मत कीजिए। ये स्ट्रेटजी जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत रिस्की है कि कभी-कभी हमको लगता है कि चलिए मार्केट में गिरावट है तो उसके हिसाब से हम पैसा लगा देते हैं। अगर थोड़ी क्लैरिटी आए, समझ में आए कि भाई ये कितने दिन चलने वाला है, किसी को पता नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट है, कितने देश और इम्पैक्ट होंगे उससे, हमारे देश में हम देख रहे हैं जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से, तो ये जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। तो मेरा तो सलाह यही रहेगी कि आप ये कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाजार में आपको लगता है एक दो सेक्टर या कुछ सेक्टर्स हैं जो रिलेटिवली सेफ है, वहां पे इन्वेस्ट करके आप पैसा बनाए। वो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बनाने की जो इच्छा रहती है वो कहीं ना कहीं आपके आपके पोर्टफोलियो में कहीं ज्यादा रिस्क बनाएगी। पर साथ ही ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको उसको रोकना भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझ के कि इसमें कुछ मौके हो सकते हैं इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है वो काफी रिस्की हो सकता है। हेमंत जी, ये एक और इनका जो सवाल है, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि अक्सर निवेशक ये देखते हैं कि अगर बाजार गिर रहा है तो वो नया इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ इनकी एक क्वेरी है। ये जानना चाह रहे हैं कि बाजार गिरने पर क्या एक मुश्त लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर एसआईपी जो पहले से ये कर रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करना बेहतर है? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब हम लमसम की बात करते हैं, और स्पेशली अगर वो सिचुएशन के हिसाब से हम करना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो रिस्की ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो वॉर है जो चल रही है वो कितना लंबा समय चलेगी। हो सकता है कल बंद हो जाए, हो सकता है एक हफ्ते के बाद बंद हो जाए, और हो सकता है थोड़ा और लंबा चले। तो जब लमसम आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्की हो सकता है। ऑफकोर्स अगर कल बंद हो जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, तो आपको फायदा भी होगा, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि
सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजार नीचे है आप एक लमसम इन्वेस्ट करें, वो भी इस सिचुएशन में। देखिए कई सिचुएशन मार्केट में होती है जब गिरावट होती है, वो कारण ऐसे हैं जो आपको समझ में आता है, जिसका जो एंड कहीं आपको दिखता है कि ये इसके बाद सिचुएशन सुधरेगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर करना नहीं है। बट जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं पहले, कोई कारण नहीं है कि आप उसके बारे में आपकी कोई दूसरी राय हो, आप इवन सोचे भी कि हमें इसको बंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वॉर है पहले भी हमने देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं, आगे भी हम देखेंगे कि ये वॉर बहुत लंबी तो चलेगी नहीं। इसके इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं, बट ओवर द लॉन्गर टर्म हमने देखा है कि जब भी मार्केट ऐसी सिचुएशन से उभरा है तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनफैक्ट ये जो मौके होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करें। तो जो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, जो ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो ऊपर चली जाती है, स्पेशली जब बाजार अच्छा कर रहा हो, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इस समय पे जो आप पैसा इन्वेस्ट करें जब मार्केट नीचे है, तो उसकी आपकी जो एवरेज कॉस्ट नीचे होती है। और एवरेज कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी, आपकी लागत कम होगी। तो जब भी मार्केट टर्न अराउंड होगा तो आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आपने पिछले 1 या 2 साल में एसआईपी करना शुरू किया है, तो आपकी लागत जो है वो कॉस्ट जो है वो नीचे आ गई है, और उससे रिकवरी फेज में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत क्लियर है अपने टाइम होराइजन में, आप क्लियर है कि आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कारण नहीं है कि आप इस समय पे अपनी एसआईपी को इवन रोकने का सोचे भी। उसको कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। अच्छा सर, अगर कोई नया निवेशक है जो चाहता है कि इस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो वो इस सिनेरियो में बना सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द फ्रेश इन्वेस्टर, सबसे या फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब वॉच अपनी में रहना इन्वेस्टमेंट चाहिए? करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप मार्केट सिचुएशन को देख के नहीं बनाते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप, जैसा मैंने पहले कहा, कि अपनी एसेट एलोकेशन देखते हो, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने गोल के साथ अलाइन करते हो। इक्विटी में आप कब इन्वेस्ट करते हो? जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो। लॉन्ग टर्म के गोल्स, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है 8-10 साल के बाद, तो उस तरह के जो गोल्स हैं आपके लॉन्ग टर्म, उनके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। तो वहां पे अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तो शुरुआत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो हमेशा बदलता रहता है। और क्योंकि आप 1 या 2 या 6 इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे हो, आपको अगले मान लीजिए 10-15-20 साल तक इन्वेस्ट करना है, कुछ समय के बाद आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि आपने किस लेवल पे स्टार्ट करना शुरू किया था। तो अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, क्लैरिटी है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके एसेट एलोकेशन में, कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, और जैसे मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं, तो आपको इस समय पे क्या हो रहा है, चाहे मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो, चाहे मार्केट खराब कर रहा हो, आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो कहा था पहले, कहा था कि जो निवेशक पिछले 2 साल से मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास तो हमने देखा है कि वैसे भी एक तरीके से टाइम करेक्शन हुई, प्राइस करेक्शन अब आपको शायद देखने को मिल रही है। तो ये एक मौका होता है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट को नीचे लाए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इस समय पे बाजार में क्या हो, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो चलेगी नहीं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन को निर्धारित कीजिए, और उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू कीजिए, क्योंकि वो एक लंबे समय तक चलने वाला है। आज बाजार में क्या हो रहा है उसका आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऑल राइट। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशन एक बार फिर से शुरू करते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो ये कीमत जो है $100 तक पहुंच गई है। अगर ये इससे ऊपर रहती है तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, आई थिंक अगर आप देखें तो काफी सारे सेक्टर इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि सब जो है वो इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं पे। अब 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो निर्यात के ऊपर फर्क पड़ता है, फिर ऑयल से सीधे सीधे जो सेक्टर्स इंपैक्ट करते हैं उनके ऊपर इमीडिएटली आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि ये, जैसे हमने देखा कि ऑयल ऑलमोस्ट लाइक $119 बैरल पे था, वहां से नीचे करेक्ट हुआ, उसके बाद से फिर ऊपर गया। तो ये सिचुएशन भी एक इमर्जिंग सिचुएशन है। तो मेरा ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली इंपैक्ट होंगे डायरेक्टली उससे, बट उनका इंपैक्ट वो शॉर्ट लिव्ड है कि लंबा समय चलेगा, वो डिपेंड करता है कि वॉर कितने समय तक चलती है और किस तरीके से ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश की जा सकती है।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कई सारे सेक्टर्स हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, खासतौर पर अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, डिफेंस हो या फिर गोल्ड हो। तो सर बस लास्टली ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस, हालांकि आपने जिस तरह से कहा कि देखना होगा कि ये जो पूरी वॉर है कितनी लंबी खींचती है, लेकिन अभी इस तरह के जो शेयर्स हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों तक देखें तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है? देखिए, कुछ सेक्टर जैसे मैंने कहा कि डिफेंस, एनर्जी, शायद ये कुछ सेक्टर्स हैं इनमें शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। बट क्योंकि ऐसे ऐसे माहौल में ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर में हमेशा लोगों का थोड़ा रुझान ज्यादा रहता है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि जो भी इम्पैक्ट है वो डिपेंड करेगा वो कितने समय तक वॉर चलता है। अगर वॉर बंद होती है उस समय तक इम्पैक्ट रहेगा, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि वो लाइफ जो है नॉर्मल होगी और जो भी इम्पैक्ट उसका हुआ था उसका असर जो है वो कम हो जाएगा। तो क्लियरली कितना लेवल का इम्पैक्ट होगा वो क्लियरली डिपेंड करता है कि यहाँ से शायद अभी वॉर को आई थिंक 9 डेज या 10 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्लियरली वो कितना लंबा समय तक चलता है उसके ऊपर वो चीज को इम्पैक्ट करेगा। ऑल राइट, तो सर लास्ट में तो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे निवेशकों को कि इस वक्त में वो अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और बेहतर रिटर्न के बीच में बैलेंस किस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं? कि देखिए, दो तरह के निवेशक हैं इस समय पे। वो निवेशक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं, अपनी टाइम होराइजन, अपने एसेट एलोकेशन पे बहुत आपको यकीन है कि आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, तो डेफिनेटली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। चैलेंज वहां पे होगा जिनको मान लीजिए अगले 6 महीने या 1 साल में पैसे की जरूरत हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है काफी करेक्शन मार्केट में हो चुकी है। इस समय पे पैनिक में आपको डिसाइड नहीं करना। अगर आपके पास 6 महीना भी है तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा समय इंतजार कीजिए। जैसे ही वॉर का इम्पैक्ट कम होगा, बंद होगी वॉर, तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हो। तो आपको मौके मिलेंगे उस समय पे निकलने के। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी शुरुआत कर रहे हो, जैसे हमने डिस्कस किया कि उस समय पे आपको फिर इस अभी सिचुएशन क्या है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। ऑफ कोर्स अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोअर लेवल पे करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो आपको होगा, बट वो ज्यादा लंबा नहीं चला तो फिर कहीं ना कहीं जो नॉर्मल मार्केट फैक्टर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट करेंगे। तो आप चाहे नए निवेशक हों चाहे एग्जिस्टिंग निवेशक हों, अगर आपके पास समय है कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको अगले 6 महीने 1 साल में पैसा की जरूरत है तो ध्यान रखिए कि आपको एक नजर रखनी है कि मार्केट किस तरह का इम्पैक्ट ओवर शॉर्टर पीरियड करती है। उसमें भी आप जल्दी ना करें। मुझे लगता है कि वॉर बहुत लंबा तो चलने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, तो वो आपको मौका देगा कि अगर आपको पैसा निकालना है तो आप निकाल लीजिए। बिल्कुल सर, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपने बताया, खास तौर पर जो लगातार हमारे पास सवाल आ रहे थे, जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी निवेशकों के मन में कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इसमें निवेश को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और जितनी भी हमारी इंटरेक्शन हुई है सर, आई एम श्योर लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो अब काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ ईमेल ले लेते हैं। हमारे पास राकेश कुमार जी ने प्रयागराज से ईमेल के जरिए अपना पोर्टफोलियो भेजा है। सर ये मंथली सिप कर रहे हैं 16,500 की और इनका लक्ष्य है 15 साल में 3 करोड़ का कॉर्पस जुटाने का, और ये सालाना स्टेप अप भी कर सकते हैं 10% के हिसाब से। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर डालें तो इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें ये 49-50 का निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3300 की ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो स्टेप अप 10% ये करेंगे और जो इनका लक्ष्य है वो 3 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म 15 साल का इनका लक्ष्य रखा गया। सर बताएं। जी, सबसे पहले देखते हैं इनका जो टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 16,500, समय इनके पास लंबा है 15 साल, और आई थिंक इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया इक्विटी का वो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है, स्पेशली जब आप कमिटेड हो कि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा, अच्छी बात और ये भी है कि कमिटेड है कि वो स्टेप अप करेंगे हर साल, और स्टेप अप करने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर पाता है। यहाँ पे इनका जो टारगेट है वो 3 करोड़ का है, पर इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको अगर मैं 10% स्टेप अप भी मान के चलूं तो मेरे हिसाब से करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। एक मुश्त बढ़ाना मुश्किल होता है, तो मे बी दूसरा तरीका ये है कि जैसे वो 10% स्टेप अप की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको 20% स्टेप अप करना पड़ेगा अगर उनको 3 करोड़ का लक्ष्य तक पहुंचना है। तो 20% स्टेप अप करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज उनको ध्यान में रखनी है। तो दो एस्पेक्ट है उनके पास, या तो अपने टारगेट को रिवाइज करें
या अगर वो कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके वो 20% से अपने एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं, तो 12% एनुअलाइज रिटर्न अगर हम मान के चलें तो करीब 3 करोड़ का कॉर्पस उनको बनेगा। इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, मैं कहूंगा जैसे 4 फंड है इनके पास, तो उसमें से 2 फंड जो है वो स्मॉल कैप है। एक तो 2 फंड स्मॉल कैप के हैं और दूसरा उनकी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की वो 45% है। लंबा समय होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये काफी एग्रेसिव है। इनको अपनी एलोकेशन जो है मिड के स्मॉल कैप में कम करनी चाहिए। तो 2 में से एक फंड है जैसे क्वांट स्मॉल कैप, मुझे लगता है उससे अगर आप अपनी एसआईपी को बंद करें और उसके सामने अगर एक अच्छा सा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, जो या तो बंधन लार्ज मिड कैप हो सकता है या तो फिर इन्वेस्को लार्ज एंड मिड, इन दोनों में से कोई भी एक फंड लीजिए। तो हम इससे हमने कोशिश क्या कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में जो एग्रेशन है वो कम हो और एक बेटर क्वालिटी फंड आपके पोर्टफोलियो में आए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अपनी एसआईपी को आपको 20% से बढ़ाना होगा और एक ये बदलाव कीजिए, तो मुझे लगता है जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में सही बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो आपको मिलेगा। एग्जैक्टली तो राकेश जी, आप जो 10% का स्टेप अप सोच रहे हैं, अगर आप उसको 20% तक ले जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से सर ने बताया कि एक बार आप टारगेट रिवाइज करने की भी सोच सकते हैं। चलिए सर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी लगातार हम हेमंत जी के साथ अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पर चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में, जहां हम लगातार हेमंत जी के साथ चर्चा कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पर। और अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश जी बिहार से। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए, क्या सवाल है आपका पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ? जी नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। जी सवाल यही है ना, जो फंड हम लिए हैं इसमें क्या चालू रखना चाहिए, कुछ बदलाव है इसमें? वैसे कुछ एसआईपी जो हम कुछ बंद कर दिए और 5 को में ही कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, जो 2000 सब पे जा रहा है। बंधन स्मॉल कैप में 2000 है और मोतीलाल मिड कैप में 2000 है और आईसीआईसी मल्टी एसिड फंड में 2000 है। उसमें कुछ चेंज किए थे। तो पोर्टफोलियो पर रिव्यू चाह रहे हैं हेमंत जी? बिल्कुल बताते हैं। तो सर, ये चाहते हैं इनके पोर्टफोलियो को एक बार आप रिव्यू करें, जो इनका फंड एलोकेशन है, जहां पर ये पैसा डाल रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। और इसके अलावा अभी जो ये सिप कर रहे हैं 10,350 की है और पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,14,000 के करीब पहुंच गई है। लक्ष्य इन्होंने रखा है अगले 15 साल में 1 करोड़ का। तो एक नज़र आप इनके पोर्टफोलियो पर डालें और बताएं, क्या इनका सिलेक्शन सही है, क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? जी दीपाली, देखिए इनके पास भी करीब 15 साल का समय है और जैसा इन्होंने कहा कि इनका टारगेट जो है वो 1 करोड़ है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है उनकी 10,350। 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो इनके पास जो फंड्स है वो 9 फंड्स हैं, 9 फंड्स हैं उसमें। तो डेफिनेटली जरूरत है कि उनको कम किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए। और जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब 90 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो काफी नजदीक पहुंच जाएंगे अपने टारगेट के। मतलब 15 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि 12% से बेहतर भी रिटर्न मिल सके उनको। तो उस हालत में तो डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो का जो टारगेट है वो पूरा होगा। तो और जहां तक जैसा मैंने कहा कि इनको फंड्स को कम करने की जरूरत है, तो वो उनको बता देते हैं कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एक तो इनके पास 2 फंड्स हैं मिड कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इंडेक्स फंड। तो मुझे लगता है इन दोनों को आप में एक ही फंड रखिए आप, जो एक्टिवली मैनेज फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। उसने अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो उससे पहले लगातार जो है इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म किया है मिड कैप इंडेक्स से। तो मुझे लगता है उसको रखें, दोनों को आप कंबाइन कर दें। उसके अलावा 3 फंड है, उसमें बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, जिसमें सिर्फ 550 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 रुपए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा फंड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है काफी कम है, उसके लिए 3 फंड्स की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है वो तीनों में अगर अपनी एसआईपी बंद करें और एक अच्छा क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, तो मुझे लगता है एक तो नंबर ऑफ फंड्स कम हो जाएंगे। फंड में जिस तरह के तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर होना चाहिए वो उनको मिलेगा और पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन से डेफिनेटली मुझे लगता है लॉन्ग रन में इनको मदद होगी, क्योंकि अगर ये 12% से ज्यादा रिटर्न कमाते हैं तो अपने लक्ष्य तक ऑलमोस्ट पहुंच पाएंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो उनको पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है।
जी, तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और जिस तरह से सर ने बताया कि अगर आप 15 साल के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं और 12% के हिसाब से आप अपने टारगेट के करीब पहुंचते हुए नज़र आ सकते हैं। तो चलिए सर, वक्त अब थोड़ा ही बचा है, आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे टॉप 4 फंड आपकी तरफ से। जी, जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। तो मल्टी कैप कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है जहां पे कोटक मल्टी कैप को देखा जा सकता है, और 2 लार्ज एंड मिड की मैंने बात की शो में, जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और बंधन लार्ज एंड मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप अगेन आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो वहां पे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड्स हैं, नए निवेशक और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। वक्त यहीं पर समाप्त होता है। आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से योर मनी में अपनी क्वेरीज भेजते रहें और हमारे एक्सपर्ट आपको लगातार आपकी क्वेरीज का समाधान हमारे शो में बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।